कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। भूगोल विषय के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में शैल यानी चट्टानों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था शैल या चट्टान पृथ्वी की ऊपरी भूपटपटी या पृथ्वी की ऊपरी परत जो पाउडर की भांति मुलायम हो, रेत की भांति भुरभुरी हो या पत्थर की भांति कठोर हो, वो सब कुछ शैलों के रूप में जानी जाती है। हमने शैल को आगे बढ़ने से पहले 3 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जाना था और वो थे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़े थे तो हमने शैलों के प्रकारों का भी अध्ययन किया था और हमने जाना था कि शैल 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। तो 3 प्रकार की शैलें होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। हमने आग्नेय शैलों का वर्णन किया था। आग्नेय अर्थात आग से, अर्थात इन शैलों का निर्माण जो होता है वो आग से होता है, अर्थात धरातल की वह प्रक्रिया जिसके तहत आग निकलती है। अब वो कौन सी प्रक्रिया थी हम ये भी देख चुके थे, वो प्रक्रिया ज्वालामुखी है। हालांकि मैंने यहां पर आपको एक बात स्पष्ट भी की थी कि ज्वालामुखी से आग नहीं निकलती, अपितु निकलते हैं गर्म अंगारे। आग में और अंगारों में काफी अंतर होता है। ऐसे में हम ये कहते हैं कि ज्वालामुखी से आग नहीं निकलती, अंगारे निकलते हैं और इन अंगारों को जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें लावा कहा जाता है और जब तक ये अंदर रहते हैं इन्हें मैग्मा कहा जाता है। जब मैग्मा जमीन से बाहर आता है तो ठंडा होकर ये जमने लगता है और इस जमने के कारण लावा निर्मित होता है और यही ठोस लावा निर्माण करता है आग्नेय चट्टानों का। कैसे? मैंने आपको एक प्रारूप भी बताया था। ये कुछ ज्वालामुखी का प्रारूप है। हालांकि ज्वालामुखी की चर्चा हम आगामी वीडियो में विस्तार से करेंगे। आगे देख सकते हैं जो डॉट डॉट दिखाए जा रहे हैं ये जमीन के अंदर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है और ये मैग्मा कहलाता है।
ये अभी बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पर बंद है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने की जो दर है वो प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये वृद्धि दर है, प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होगी। धरातल से नीचे जाएंगे तो, और धरातल से अगर ऊपर आते हैं तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। ये वृद्धि लगातार होती है, धरातल के सेंटर तक होगी, क्रोड तक होगी, केंद्र तक होगी। लेकिन ये जो कटौती हो रही है ये वायुमंडल की परत आती है। सुना होगा आपने बचपन में छोटी क्लासेस के अंतर्गत क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल तक ही कटौती होती है, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। तो इसकी हम चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे, बहुत विस्तार से टॉपिक है सारे। अभी खाली इतना समझिए कि प्रति 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। धरातल का हिस्सा काफी गहराई में है, काफी गहरी हमारी पृथ्वी है। ऐसी स्थिति में नीचे का टेम्परेचर काफी अधिक होता है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। गर्मी पाकर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव का रूप लेता है, पिघल जाता है, और वही द्रव पदार्थ गर्मी पाकर गैस का रूप ले लेता है। अर्थात जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे वैसे पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता चला जाता है और ठोस से द्रव और द्रव से गैस के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन विपरीत परिस्थितियां ये भी देख सकते हैं, सर्दी पाकर अर्थात टेम्परेचर की कमी के कारण गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, पानी लिक्विड है, पानी द्रव अवस्था है, जब इसे हम फ्रीजर में रखते हैं तो फ्रीजर के अंतर्गत टेम्परेचर काफी कम होता है। बर्फ जो जमती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, और फ्रीजर का तापमान इससे भी कम होता है। तो पानी जो है वो लिक्विड अवस्था से परिवर्तित होकर सॉलिड अवस्था में आ जाता है, और द्रव से वह ठोस बन जाता है, अर्थात पानी से वह बर्फ बन जाता है। तो ये पदार्थ की अवस्थाएं चलती रहती हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं जमीन के अंदर टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक के कारण जमीन के नीचे, धरातल के नीचे जो भी पदार्थ है वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं। गर्मी अधिक बढ़ती रहती है, और गर्मी अधिक होने के कारण वह द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में भी आ जाता है। और हम जानते हैं गैस हल्की होती है, हल्की होती है तो गैस ऊपर की तरफ उठेगी, प्रेशर बढ़ जाता है अंदर का, गैस बढ़ जाती है तो वह धरातल के ऐसे स्थान को देखती है जो कमजोर है, और उस कमजोर स्थान को फाड़कर वह गैस बाहर निकल आती है। उस गैस के साथ साथ द्रव पदार्थ भी खींचा चला आता है और बाहर आकर धरातल पर जम जाता है। ऐसा जमाव जो होता है वही कहलाती है आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टानें लावा से निर्मित होती हैं, और सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है, इसीलिए इन्हें
प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आते हैं दूसरे टॉपिक पर, अवसादी चट्टान। अवसादी अर्थात अवसाद से निर्मित और अवसाद अर्थात मलबा, कचरा, क्या है समझिए। ये सागर मान सकते हैं, इसको कोई नदी मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आग में चट्टान निर्मित हो चुकी है, ये हम देख लिया। अब जैसा मैंने शुरुआती तौर में शब्द बताया था आपको, अपक्षय, अब जिक्र उसका होगा। आग में चट्टानों पर सूर्य का ताप हमेशा पड़ता रहता है, ओपन में होती है, खुले में होती है। सूर्य का टेम्परेचर यानी गर्मी, बरसात का पानी, धूल मिट्टी, हवाएं, वायु, तमाम तरह के प्रहार इस पर होते रहते हैं। परिणाम पे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगती है, विखंडित होने लगती है। जैसा शॉर्टली अगर मैं कहूं ईंट की बात करें, ईंट को आप खुले में रख दीजिए, पानी डालते रहिए, उस पर हवा पड़ती रहेगी, धूप पड़ती रहेगी, तो आपने देखा होगा कि ईंट भी टुकड़ों में बंटने लगती है, उसके कण अलग अलग होते हैं। लोहे को खुले में रखने पर लोहे में जंग लगना, वो भी इसी का ही एक रूप है, अपक्षयित हो रहा है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा अपक्षयित होना, लोहे का अपक्षयित होना यानी लोहे का टूटना। तो ऐसी कोई चीज खुले में ओपन में रखिए, धूल, धुआं, धूप, मिट्टी, तमाम तरह की चीजों का जब प्रहार होता है तो वह बिखरने लगते हैं। तो आग ने चट्टानों पर भी जब बारिश के पानी का, हवा का, सूर्य के ताप का जब प्रभाव पड़ता है तो ये चट्टानें टूट टूट कर बिखरने लगती हैं, टूट जाती हैं चट्टानें, टुकड़ों में फैल जाती हैं। और टुकड़ों में फैलने के बाद जब हवा या वर्षा होती है, या तो हवा चलेगी या वर्षा होगी, तो वायु के कारण ये छोटे छोटे जो कण हैं वो उड़कर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे, या वर्षा के जल के कारण बहकर किसी नदी या समुद्र की तली में जाकर जमा होंगे। तो नदी या समुद्र की तली में जाकर जमा होने पर ये परतों में एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं। तो ऐसी चट्टानें कहलाती हैं अवसादी चट्टान, क्योंकि इनका निर्माण अवसाद के रूप में हुआ है, मलबे कचरे के रूप में हुआ है। कण टूट गए, नदी के पानी के साथ बहते हुए, कचरे में बहते हुए ये आए और सागर में जमा हो गए, या हवाओं के द्वारा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर ले जाया गया और किसी नदी की तल में या समुद्र की तली में ले जाकर इन्हें जमा कर दिया। तो अपक्षय हुआ, जैसे मैंने बताया आपको पहले, और अपक्षय के बाद अब ये हुआ है अपरदल, यानी बहकर ये जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इन तीनों शब्दों को पढ़ना बेहद जरूरी होगा। तो आग में चट्टानें जब टूट टूट कर बिखर जाती हैं तो वायु के द्वारा या जल के द्वारा उन्हें उड़ाकर या बहाकर ले जाया जाता है और किसी समुद्र या नदी की तली में लाकर जमा कर दिया जाता है, जिससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें, अवसादी चट्टानें पड़े पड़े अपने रंग, रूप, आकार और गुण में परिवर्तन कर लेती हैं और निर्मित होती हैं कायांतरित चट्टान, जिनको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों करती है अपना रूप परिवर्तन, वो भी जरा समझ लीजिए। कोई भी धातु जो होगी वह जल के साथ रासायनिक क्रियाएं करती हैं। 8th, 9th, 7th क्लास में आपने रासायनिक अभिक्रिया
संश्लेषण तमाम तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है तो ऐसी स्थिति में वे अपने रंग रूप आकार में परिवर्तन कर लेते हैं। जमीन के अंदर धरातल के अंतर्गत तमाम तरह की धातु अधातु तत्व पाए जाते हैं। जब ये मैग्मा बाहर आकर जमा होगा तो इस मैग्मा के अंतर्गत मिश्रित होंगी तमाम तरह की धातुएं, तमाम तरह के तत्व, तमाम तरह के खनिज पदार्थ, और ये सभी खनिज पदार्थ कहां जमा हो जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में। आग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो खनिज पदार्थ भी विखंडित होते हैं। आग्नेय चट्टानें बहकर नदियों में जाती हैं तो उनके साथ साथ ये खनिज पदार्थ, ये धातु भी सागर की तली या नदी में जाकर जमा हो जाती हैं। अब यहां पर मिलता है उन्हें जल, और जल के साथ कर देती हैं ये क्रियाएं, और जल के साथ रासायनिक क्रिया करने पर ये अपने रंग रूप आकार और गुण में परिवर्तन कर लेती हैं और निर्मित होती है कायांतरित चट्टानें। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे को आप सुरक्षित रखिए, उस पर पानी मत गिरने दीजिए। जंग बहुत कम समय में लगेगी या बहुत बाद में लगेगी नमी के कारण, लेकिन यदि नमी भी ना हो, पानी भी ना हो, जल की कोई मात्रा ना हो तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी। यही कारण है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है ताकि उसके ऊपर एक परत जम जाए और जल का प्रभाव उस तत्व पर ना हो। लेकिन जैसे खुले लोहे पर जल का प्रभाव होता है, जल का प्रभाव होता है, तो लोहा अपने गुण में परिवर्तन करने लगता है, विखंडित होने लगता है और लाल से भूरे रंग में आ जाता है और धीरे धीरे वो बिखर जाता है। तांबे को खुले में रखिए, हरी रंग की परत छा जाएगी, वो भी उसके गुण में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसी तरह से जब विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ अवसादी चट्टानों में पहुंचते हैं तो ये जल के साथ क्रिया करके अपने रंग रूप आकार और गुण में परिवर्तन कर लेते हैं और निर्मित होती है कायांतरित चट्टानें। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए कायांत चट्टान का रूप, चूना पत्थर से ग्रेनाइट का निर्माण होना। चूना पत्थर जो कलई का आप इस्तेमाल करते हैं घरों के अंतर्गत, वो चूना पत्थर, और उससे बन जाता है ग्रेनाइट जो बिल्कुल मार्बल जिसको कहा जाता है, जो आपके घरों के अंतर्गत फर्श में इस्तेमाल होता है। कहाँ चूना पत्थर कि हाथ लगाया हाथ सफेद हो गए, और कहाँ वो ग्रेनाइट कि उस पर कितना ही आप फिसलिए बैठिए बिल्कुल चमकदार दर्पण की तरह, आईने की तरह बिल्कुल पारदर्शी चमकदार होता है चूना पत्थर से ग्रेनाइट। इसके अलावा कोयले से हीरे का निर्माण, बिल्कुल हीरे का निर्माण कोयले की खानों में होता है और इसी तरह से होता है। वो अपने रंग रूप आकार और गुण में क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। तो कहां कोयला और कहां हीरा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। कारण है विभिन्न तत्वों की आपस में क्रिया होने के बाद एक नवीन तत्व का निर्माण होता है जिसे कायांतरित शरीर या रूपांतरित मतलब रूप में परिवर्तन कर लेना। ये चट्टानें अपने रंग रूप आकार और गुण में परिवर्तन कर लेती हैं और निर्मित होती हैं कायांतरित चट्टान। उम्मीद करता हूं इन तीन चट्टानों के बारे में हमने काफी ज्यादा समझ में आया होगा। आगामी वीडियो की चर्चा, आगामी टॉपिक की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।